अगर आप 2000s में 2001, 2, 3, 4 इस टाइम पे क्रिकेट फॉलो करते थे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा हमारे क्रिकेट आइडल्स जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर के जर्सी के ठीक इंडिया नाम के ऊपर एक कंपनी का नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता था, सहारा। सहारा तब इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट थी। जिनको कॉन्ग्लोमरेट के बारे में नहीं पता तो कॉन्ग्लोमरेट बिल्कुल सिंपल भाषा में वही है जिसको हम ग्रुप ऑफ कंपनीज बोलते हैं, जहाँ पे एक पेरेंट कंपनी होती है, उसके नीचे बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट कंपनीज होती है। जैसे हमारे इंडिया का अभी का एग्जाम्पल ले तो सबसे बड़ा टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप्स के नीचे बहुत सारी कंपनीज है, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, TCS, ये सारे अंडर टाटा ग्रुप्स है, ये सारी कंपनियां। वैसे ही सहारा ग्रुप्स या सहारा परिवार के नीचे ऐसे बहुत सारी कंपनीज, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस जो अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करते थे, जैसे फाइनेंस, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और भी बहुत सारे सेक्टर्स में। और सहारा ग्रुप्स के पास 2,50,000 करोड़ के एसेट थे। और इंडियन रेलवेज के बाद, तब के टाइम में इंडियन रेलवेज के बाद सहारा ग्रुप सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर था इंडिया का, क्योंकि सहारा ग्रुप में 12 लाख एम्प्लॉयज काम करते थे और करोड़ों भारतीयों का पूरा विश्वास था सहारा ग्रुप्स में। तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज हम इसी थ्रिलिंग स्टोरी के साथ जुड़ने वाले सहारा ग्रुप्स का, कि कैसे सहारा ग्रुप्स बस 2000 रुपए से शुरू हुई थी और इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस जायंट बनी, भारतीयों का दिल जीता, भारतीयों का विश्वास जीता और फिर उन्हीं भारतीयों के 21,000 करोड़ चुरा लिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1948 में, जब इस पूरे साम्राज्य के मालिक सुब्रतो रॉय का जन्म होता है 10 जून को बिहार के अररिया में। वो अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं कोलकाता के होली क्राइस्ट स्कूल से और फिर हायर एजुकेशन के लिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। अब उनका कॉलेज खत्म हो चुका था और सुब्रतो रॉय के पापा की डेथ हो चुकी थी। अब सुब्रतो रॉय को अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। तो अब यही वो टाइम था जब उन्होंने अपना पहला वेंचर लॉन्च किया, जो था जया प्रोडक्ट्स। ये कोई बड़ी कंपनी तो नहीं बन पाई क्योंकि इस कंपनी में अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर में वो दुकान दुकान में नमकीन सप्लाई करते थे। 1978 वो साल था जब उनके दिमाग में एक ऐसे कंपनी का आइडिया आया जो उनको नहीं पता था अगले कुछ सालों में जाके इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बनने वाली थी, जो था सहारा फाइनेंस चीट फंड कंपनी। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक नमकीन बेचने वाले के दिमाग में एक चीट फंड कंपनी खोलने का आइडिया अचानक आया कहाँ से, और उन्होंने इस कंपनी का नाम सहारा क्यों रखा। तो नमकीन बेचते बेचते काफ़ी लोगों के साथ उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया और उनको ये बात पता चली कि ये जो अनप्रिविलेज लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और ये जो लोग छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, ये महीने का कुछ पैसा तो सेव करते हैं और कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि ये महीने का इतना पैसा सेव नहीं करते कि हर महीने ये किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर पाए। तो यही प्रॉब्लम देखते हुए सुब्रतो रॉय ने अपनी कंपनी सहारा फाइनेंस की शुरुआत कर दी। तो अब वो लोगों को जाके बोलने लगे कि आप हमारे स्कीम्स में, सहारा के स्कीम्स में इन्वेस्ट करो, आप महीने का बस 1 रुपए से भी शुरू कर सकते हो और एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपने जितना भी पैसा सहारा में इन्वेस्ट किया होगा उसका डबल रिटर्न आपको मिल जाएगा। सुब्रतो रॉय ने इन्हीं लोगों को टारगेट किया, लोअर मिडिल क्लास, स्मॉल बिजनेसमैन, रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब्जी बेचने वाले जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और सुब्रतो रॉय का ये स्कीम सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते और वो सभी सुब्रतो रॉय के स्कीम में इन्वेस्ट करने लगे। तो ऐसे ही सहारा इंडिया परिवार का शुरुआत हो चुका था। बस 2000 रुपए से सुब्रतो रॉय ने ये कंपनी चालू कर दी थी और बहुत सारे, काफ़ी ज़्यादा लोग अब इनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, इनके स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। Here comes the interesting part। अब आप बोलोगे कि ये सुब्रतो रॉय तो बस नमकीन पापड़ ये सब बेचता था, तो ये लोगों को डबल पैसे कैसे लौटा रहा था जो इनके स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन सुब्रतो रॉय अपने इन्वेस्टर्स को सही में फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद पैसे डबल लौटा रहा था। कैसे? Here comes the Ponzi scam business model। अब हमें थोड़ा समझना है ये Ponzi scam business model ये कैसे चला रहे थे। सपोज ए ने बी से पैसे लिए और ए ने बी को बोला एक फिक्स टाइम के बाद 10 दिन के बाद मैं तुम्हें ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका डबल लौटा दूंगा, और अब दोनों अपने अपने घर चले गए। अब ए क्या करता है, जैसे ही 10वां दिन आने वाला होता है, 9वें दिन या 8वें दिन, वो किसी सी से, किसी और बंदे से इन्वेस्टमेंट कराता है, अपनी कंपनी में पैसे लेता है और सी का पैसा लेके बी के पैसे के साथ मिला के उसको डबल करके बी को वापस दे देता है।
तो यही है पॉन्जी स्कैम बिजनेस मॉडल। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कमाना है, बस इसका पैसा उसको देना है। इसको एक्चुअली में मनी सर्कुलेशन कहते हैं। इधर सहारा बड़ी हो रही थी और उधर पीयरलेस नाम की एक कोलकाता बेस्ड कंपनी जो सेम बिजनेस मॉडल में ऑपरेट कर रही थी, सहारा जैसे ही पॉन्जी स्कैम बिजनेस मॉडल जो हमने अभी समझा वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी थी। ये कहानी अब 1980s में आ चुकी थी और अब आरबीआई को बहुत चिंता हो रही थी ऐसे चीट फंड पीयरलेस जैसे कंपनीज को लेके, क्योंकि इन कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो चुका था पब्लिक का, और अगर ये कंपनियाँ कैसे भी डूब गई या लोगों का पैसा लेके भाग गई तो करोड़ों भारतीयों का पैसा डूब जाता। लेकिन आरबीआई के पास तब ऐसा कोई पावर नहीं था कि आरबीआई ऐसे कंपनी को रेगुलेट कर पाए, ऐसे कंपनीज को नोटिस भेज सके या कोई ठोस सख्त पॉलिसी इनके खिलाफ ला पाए। लेकिन आरबीआई जब भी कोई ठोस पॉलिसी लाने का कोशिश कर रहा था ऐसे पीयरलेस जैसे चीट फंड कंपनियों के खिलाफ, पीयरलेस आरबीआई को कोर्ट में चैलेंज कर रहा था। और पीयरलेस के पास दो बड़े आर्ग्यूमेंट्स थे। एक कि वो इंडिया में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरियां देता है, रोज़गार देता है। और सेकंड, आरबीआई के पास कोई भी पावर नहीं है ऐसी कंपनियों को रेगुलेट करने का। ये दो आर्ग्यूमेंट्स पीयरलेस हमेशा यूज़ करता था कोर्ट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग सहारा से पीयरलेस की स्टोरी पे क्यों आ गए, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसकी वजह से आरबीआई की नज़र सहारा पे पड़ने वाली थी। अब 1980s से बहुत साल बीत चुके हैं दोस्तों, अब हमें 2007 में, और ये जो वक्त गुजरा 1980s से 2007 तक, इसके बीच जहां आरबीआई और पीयरलेस कोर्ट में लगातार लड़ रही थी, उधर सहारा अपने इस बिजनेस मॉडल के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी। और अब 2007 में सहारा के पास है लाखों करोड़ों के एसेट, और अलग अलग सेक्टर में सहारा की अलग अलग बिजनेसेस कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। सहारा के पास खुद का एयरलाइन, खुद के होटल्स, खुद के लग्जरी प्रॉपर्टीज, खुद का एक टीवी चैनल सहारा वन, ये सब कुछ था। और साथ में वो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को भी तब स्पॉन्सर कर रहे थे। अब आप बोलोगे सुब्रत राय ने जब ये कंपनी शुरू की 1978 में, तब ये तो बस इसका पैसा, उसको बस लोगों का पैसा सर्कुलेट कर रहे थे। इन्होंने खुद कैसे प्रॉफिट कमाया और 2007 तक इतना बड़ा एम्पायर खुद का कैसे बना लिया? तो सुब्रत राय ने एक दिलचस्प तकनीक का इस्तेमाल किया दोस्तों। तो वो लोगों से पैसा लेते और बोलते एक फिक्स्ड टाइम के बाद आपको आपका पैसा डबल मिलेगा, और लोग वेट करते और वो उनका पैसा लेके चले आते। फिर जब पैसा लौटाने का वक्त आता तो सहारा अपने इन्वेस्टर्स को बोलता, अगर आप और ज़्यादा दिन के लिए सहारा में अपना पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे तो आपके रिटर्न्स और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, 3 गुना या 4 गुना भी हो सकता है आपका पैसा। और इसी लालच में लोग और ज़्यादा देर तक सहारा में अपने पैसे इन्वेस्टेड रखने लगे। तो ऐसे ही अब सहारा के पास करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए रुकने लगे, और इसी कैपिटल को यूज़ करके सुब्रत राय ने अपने सारे एसेट्स और बिजनेसेस बिल्ड किए। तो एक तरफ जहां 2007 में सहारा इंडिया परिवार इंडिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बन चुकी थी, वही दूसरी तरफ अब आरबीआई के पास भी रेगुलेटरी पावर्स आ चुकी थी ऐसे कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए। तो अब आरबीआई सोचती है अब ये जो लड़ाई चल रही थी आरबीआई और पीयरलेस के बीच इतने सालों से, उसको ख़त्म करने का। तो अब पीयरलेस ग्रुप्स को आरबीआई की तरफ से एक नोटिस रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है अब वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसी से नहीं ले सकते, अब उनको अपना ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और 2015 तक सारे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा लौटा के अपना कच्चा चिट्ठा साफ करके अपने कंपनी के दुकान पे ताला लगाना था। पीयरलेस ग्रुप्स को नोटिस देने के बाद, क्योंकि सहारा और पीयरलेस का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेम था, पॉन्जी स्कैम बिजनेस मॉडल, तो आरबीआई की नज़र उसके अगले ही साल 2008 में अब पड़ी सहारा पे। तो अब 2007 से फास्ट फॉरवर्ड टू 2008, हम अब 2008 में आ चुके हैं। अब आरबीआई की नज़र सहारा पे पड़ चुकी थी और आरबीआई ने देखा कि ठीक जैसे पीयरलेस कर रहा था वैसे ही सेम तरीके से सहारा लोगों से पैसे ले रहा है। तो अब आरबीआई ने सुब्रत राय को एक मीटिंग के लिए बुलाया आरबीआई के मुंबई हेडक्वार्टर्स में, और ये मीटिंग हुई थी 2008 के 12 और 16 जून को। तो इस 2 दिन के मीटिंग के बाद जब सुब्रत राय आरबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं दिखा पाए कि वो लोगों का पैसा लेके कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ से पैसा कमाते हैं और लोगों को रिटर्न देते हैं, तो आरबीआई और भी ज़्यादा श्योर हो गई कि सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार बस लोगों का पैसा सर्कुलेट कर रहे हैं, कहीं पे जेन्युइन जगह पे इन्वेस्ट उनका पैसा नहीं हो रहा है। तो अब आरबीआई ने अपना डिसीजन सुनाया। आरबीआई ने अपने डिसीजन में कहा कि अब सुब्रत राय को अपनी कंपनी SIFCL, जिसका फुल फॉर्म था सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेट लिमिटेड, को बंद करना पड़ेगा। 2015 तक सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा और 2015 तक इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। भूलना मत दोस्तों, हम अभी है 2008 में, अभी सहारा ग्रुप्स के पास करोड़ों लाखों के एसेट्स हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही है। लेकिन दोस्तों बात ये थी कि ये जो सारी दूसरी कंपनियां थी ये सारी लॉस मेकिंग थी, और इन सारी कंपनियों का फंडिंग का एक ही सोर्स था जो था SIFCL,
सहारा इंडिया फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको अब सुब्रत रॉय को बंद करना था। जिस कंपनी में सुब्रत रॉय लोगों से पैसे लेते, उनको डबल करने का वादा करते और उसी पैसे से फिर अपने बिजनेसेस, एसेट्स ये सब बिल्ड कर रहे थे। लेकिन अब ये रास्ता भी बंद होने वाला था और सारे इन्वेस्टर्स को इतने ज़्यादा पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटाने थे सुब्रत रॉय को। तो अब सुब्रत रॉय के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिससे इस पूरे स्कैम की शुरुआत होने वाली थी और उनको नहीं पता था इस आइडिया के वजह से अगले कुछ साल बाद जाके, टू बी प्रिसाइज 2014 में जाके एक फाइनेंशियल स्कैम करने के लिए उनके नाम पे एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकलने वाला था। तो अब SIFCL तो बंद होने वाला था, तो अब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है अब भी लोगों से ही पैसा लेने का, बट दूसरे तरीके से। जो आइडिया अब उनके दिमाग में आया उसका नाम था OFCD। अब ये OFCD क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में हम इसको समझते हैं बहुत जल्दी से। OFCD का फुल फॉर्म है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जिसको आप एक पर्चा या सर्टिफिकेट समझ लो। जब कंपनी पब्लिक से उधार लेती है, पैसे उधार लेती है, तब उसके बदले उसको OFCD ये पर्चा या ये सर्टिफिकेट देती है, जिस सर्टिफिकेट में लिखा होता है साफ साफ कि जब टाइम आएगा कंपनी को उसके पैसे वापस लौटाने का, तब या तो वो इन्वेस्टर इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे वापस ले सकता है या तो कंपनी में हिस्सेदारी मतलब कंपनी के शेयर्स ले सकता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन वो इन्वेस्टर ले सकता है। अब किसी कंपनी को जब OFCD इशू करना होता है, अगर उसको 50 से कम लोगों के लिए OFCD इशू करना है, 50 से कम OFCD इशू करना है, तो उसको रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर 50 से ज़्यादा लोगों के लिए OFCD इशू करना है तो उसको सेबी विच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। और ये परमिशन वाली बात ध्यान से याद रखना दोस्तों, कितने OFCD इशू करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आगे जाके कुछ देर में जाके इस फैक्ट का एक बहुत बड़ा काम है स्टोरी में। तो सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया परिवार ने अब OFCDs इशू करना शुरू किए अपने 2 कंपनीज से, जिनका नाम था सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इन दोनों कंपनीज से OFCD इशू करना शुरू किए और लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिए। तो अब उनको ज़रूरत थी और ज़्यादा पैसे की, तो सुब्रत रॉय ने सोचा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन इस कंपनी का IPO लॉन्च करने का, मतलब स्टॉक मार्केट में अपने कंपनीज का शेयर लिस्ट करने का। और वो पब्लिक से और पैसा उठाना चाहते थे अपने शेयर्स लोगों को बेच के। तो अब वो जाते हैं सेबी के पास 20 सितंबर 2009 को और सेबी को अपना DRHP दे के आते हैं अपना IPO लॉन्च करने के लिए। DRHP दोस्तों है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो हर कंपनी को सेबी के पास जमा देना पड़ता है अपने IPO को लॉन्च करने से पहले, जिसमें कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और सारा, ये एक फाइल समझ लो, सब कुछ कंपनी का इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। लेकिन सेबी अभी सहारा के DRHP में कुछ ऐसा देखने वाला था जिससे इस पूरे स्कैम का पोल खुलने वाला था। अपडेट आ गया था 4 जनवरी 2010। जो DRHP सहारा ने सेबी को दिया था 20 सितंबर 2009 को, वो अभी तक सहारा ने चेकिंग करना शुरू नहीं किया था, क्योंकि और कंपनीज भी लाइन में थी। सेबी उनका चेकिंग कर रहा था, उनका चेकिंग जब खत्म होता तब सेबी आता सहारा के DRHP और फिर सहारा के DRHP का चेकिंग शुरू होता। तो अब 4 जनवरी 2010 को नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी आती है और इस चिट्ठी में लिखा होता है कि कैसे सहारा ग्रुप्स बहुत गलत तरीके से लोगों से पैसे ले रहा है। और इस चिट्ठी के नाम के जगह पे बस एक ही चीज़ लिखी थी, एक ही नाम लिखा था, जो था रोशन लाल। और इसी चिट्ठी की वजह से सेबी की नज़र सहारा के DRHP की एक ऐसे चीज़ में पड़ने वाली थी जो सुब्रत रॉय को जेल भेजने वाली थी। और इस चिट्ठी को ध्यान से याद रखिएगा दोस्त, जिस चिट्ठी के बारे में मैंने अभी बोला, जो रोशन लाल ने भेजा था, क्योंकि कुछ देर में इस चिट्ठी का एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आज तक किसी को पता नहीं है। अब नेशनल हाउसिंग बैंक ये चिट्ठी सीधा सेबी को भेजता है और सेबी इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद सहारा का DRHP को तभी उठा लेता है और सहारा के DRHP को बहुत अच्छे से स्टडी करने लगता है। और अब सेबी को सहारा के फाइल के पेज नंबर 640 में कुछ ऐसा मिलता है जो पूरे सेबी को चौंका देता है। याद है मैंने आपको कहा था कि याद रखना कितने OFCDs इशू करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है, 50 से नीचे तो रजिस्ट्रार, 50 से ऊपर तो सेबी जब सहारा का फाइल चेक करते करते पेज नंबर 640 में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सहारा ने 21,000 करोड़ रुपीस लोगों से रेस किए थे, लोगों से उठाए थे। और उन्होंने कितने OFCDs इशू किए होंगे? 50, 100, 500, 5,000, 50,000, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ OFCDs। सहारा ने 2.5 करोड़ OFCDs इशू करके लोगों के 21,000 करोड़ ले लिए थे और उन्होंने ना कोई परमिशन लिया, ना इन्फॉर्म किया, ना ही रजिस्ट्रार को, ना ही सेबी को। लेकिन अब आप बोलोगे क्या ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर उस फाइल में था, उस DRHP में था, तो क्या ये सब बिना देखे सुब्रत रॉय ने और
पूरे सहारा परिवार ने जाके वो DRHP सेबी को दे दिया फंसने के लिए। तो अब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। तो अब जब सेबी ने सुब्रतो राय को बुलाया और पूछा कि उन्होंने इतने सारे OF सीरीज इशू करके इतने सारे लोगों के पैसे क्यों लिए हैं, तो तब सुब्रतो राय ने सेबी को बोला ये पब्लिक के पैसे है ही नहीं। तो सुब्रतो राय ने बोला ये सारे OF सीरीज एक्चुअली में सहारा के क्लोज एसोसिएट्स के लिए थे, जो लोग सहारा परिवार के बहुत क्लोज है, उनके खुद के मेंबर्स के लिए उन्होंने ये OF सीरीज इशू किए और बस उनसे पैसे लिए। तो ये कोई पब्लिक फंडिंग नहीं हुआ, तो ये एक प्राइवेट फंडिंग हुआ जिसके लिए उनको सेबी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुब्रतो राय को नहीं पता था, सुब्रतो राय का ये जवाब उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है और उन पे ही बैकफायर होने वाला है। तो सेबी को जब ये बात जमी नहीं कि आप 2.5 करोड़ OF सीरीज इशू करके 21,000 करोड़ लोगों से लो और फिर बोलो ये तो बस हमारे मामा चाचा ताऊ ने दिया है, हमारे क्लोज एसोसिएट्स अपने दोस्तों ने दिया है और ये बस एक प्राइवेट और फ्रेंडली फंडिंग है, तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद लगती है और सेबी को भी ठीक यही लगी। और अब इसीलिए सेबी सुब्रतो राय और सहारा इंडिया परिवार को चैलेंज करने चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट दिसंबर 2010 में। अब क्योंकि सुब्रतो राय एक बहुत अमीर इंसान थे, उनकी पहुंच इलाहाबाद हाई कोर्ट तक भी थी, तो वहां सुब्रतो राय की जीत होती है और ये केस सेबी हार जाती है। तो क्या कहानी यहीं पे खत्म हो गई दोस्तों? क्या यहाँ पर सच्चाई की हार और बुराई की जीत हो जाती है? वेल, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेबी को कुछ हासिल नहीं होने के बाद अब सेबी सीधा चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली इस मामले में इन्वॉल्व हो गया था दोस्तों। और सुब्रतो राय अब सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ ऐसा स्टेटमेंट देने वाले थे, कुछ ऐसा कहने वाले थे जिसके वजह से उनका नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकलने वाला था। अब सुब्रतो राय और सेबी का लड़ाई चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो सेबी का डाउट है ये जेन्युइन है। और अब फाइनली अगस्त 2012 में जाके सुप्रीम कोर्ट सुब्रतो राय और सहारा इंडिया परिवार को एक ऑर्डर देती है कि उन्होंने जितने भी पैसे लिए हैं OF सीरीज़ के ज़रिए करोड़ों भारतीयों से, वो सारा पैसा वो सारे इन्वेस्टर्स को वापस कर दे 15% इंटरेस्ट के साथ 3 किस्तों में, मतलब 3 EMIs में। और सहारा ग्रुप्स या सहारा इंडिया परिवार 5,120 करोड़ का पहला EMI सेबी को जमा भी कर देती है। अब जब सेकेंड EMI देने का वक्त आता है तो सुब्रतो राय ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जो उनके फसाद का जड़ बन गया। उन्होंने कहा हमारे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सुब्रतो राय से आगे पूछताछ की तो उन्होंने बोला हमारे पास किसी इन्वेस्टर को कुछ देने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 90% इन्वेस्टर्स को उनका पैसा कैश में लौटा चुके हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद कुछ और सालों तक ये लड़ाई चलती रही सेबी के बीच, सुब्रतो राय के बीच। इधर सेबी सुब्रतो राय को जेल में भेजने का कोशिश कर रहा था, सहारा पे ताला लगवाने का कोशिश कर रहा था, और उधर सुब्रतो राय अलग अलग तरीकों से तरकीबों से सेबी को भटकाने का कोशिश कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के बार बार मांगने के बाद भी उनके पास कोई सबूत नहीं था, वो कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाए कि उन्होंने कोई पैसे वापस किए भी हैं। और अब इतने दिन तक लड़ाई चलने के बाद अब सब कुछ ख़त्म होने वाला था। अब हम आ चुके हैं अपने स्टोरी के एकदम आखिरी पड़ाव में, जो है फरवरी 2014। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि बहुत साल बीत चुके हैं और सहारा ग्रुप्स और सुब्रतो राय के पास ना ही कोई सबूत है पैसा वापस देने का और ना ही कोई इरादा। और अब सुप्रीम कोर्ट सेबी को ऑर्डर देती है सहारा और सुब्रतो राय के सारे एसेट्स और बैंक अकाउंट फ्रीज कर देने का। और फाइनली सुब्रतो राय के खिलाफ जारी होता है एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट। और 20 फरवरी 2014 को पुलिस सुब्रतो राय को फाइनेंशियल स्कैम करने के लिए गिरफ्तार करती है। और अब बात सहाराश्री की। हजारों करोड़ रुपए के मालिक सुब्रतो रॉय को कल पहली बार पुलिस कस्टडी में रात गुजारनी पड़ी। The Sahara chief Subrata Roy has been taken into custody by the police in Lucknow. Now this follows the Supreme Court's warrant against him for not appearing in court in a case linked to his alleged failure to return investors' money. लेकिन दोस्तों एक और ट्विस्ट और सवाल इस कहानी में आता है कि क्या ये 21,000 करोड़ सही में जनता के थे या फिर ये पूरा गेम प्लान और साजिश था सेबी और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके रखने के लिए। और ये सारा पैसा टू बी प्रिसाइज 21,000 करोड़ एक्चुअली में ब्लैक मनी था। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, बिजनेसमैन और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के। ये राज तो 14 नवंबर 2023 को सुब्रतो राय के साथ इस दुनिया से चला गया,
जब हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। दोस्तों याद है मैंने आपको उस चिट्ठी के बारे में याद रखने के लिए कहा था जो रोशन लाल ने नेशनल हाउसिंग बैंक को भेजा था, जिस चिट्ठी की वजह से ये पूरा स्कैम सबके सामने आया और सुब्रत रॉय जेल गए। लेकिन सेबी ने जब रोशन लाल को ढूंढने का कोशिश किया, जिस चिट्ठी से वो एड्रेस आया था उस चिट्ठी के एड्रेस पे गए तो रोशन लाल नाम का कोई इंसान उनको मिला ही नहीं और उनको पता चला रोशन लाल नाम का कोई बंदा एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये मिस्टीरियस चिट्ठी आखिर भेजी किसने थी? सुब्रत रॉय के किसी कॉम्पिटिटर ने, किसी दुश्मन ने? वेल, दैट्स स्टिल एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री।